हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। तो आज हम प्राचीन इतिहास की इस वीडियो में देखेंगे महाजनपद काल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का यह पार्ट 1 होगा। इतिहास की समझ विकसित करने के लिए यह जो टॉपिक है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा वैदिक काल, जिसमें हमने देखा कि ऋग वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के जो काल था वह ऋग वैदिक काल कहलाता है, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। जबकि महाजनपद का जो काल होता है वह 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक होता है। तो पिछले वीडियो में हमने उत्तर वैदिक काल में देखा कि कैसे लोहे की खोज हुई, और लोहे की जब खोज होने से क्या होगा तो आर्थिक प्रगति हुई, और जब आर्थिक प्रगति होगा तब समाज भी प्रगति करेगा और परिणाम स्वरूप राजनीतिक विस्तार भी होगा। तो पहले क्या हुआ करते थे, पहले छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, वो कबीले जन में परिवर्तित हुए, जन से जनपद बना, और जनपद का ही जो बड़ा रूप था वो महाजनपद बना, जिसकी संख्या 16 बताई गई है। और इन 16 में जो सबसे ताकतवर महाजनपद था वो था मगध, जो कि अपनी भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो इसका विस्तार जो था वो वर्तमान बिहार के पटना और गया जिले में था, और इसके उत्तर और पश्चिम में गंगा और सोन नदी थी, और पूरब में इसके चंपा नदी तथा दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ थी। गंगा सोन के दोआब क्षेत्र में इसका विस्तार होने के कारण, दोआब मतलब होता है दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहते हैं। तो इसमें विस्तार होने के कारण जो यहाँ की तराई क्षेत्र में कृषि ज़्यादा होती थी, जिससे कि क्या था, यहाँ की जो मिट्टी थी वह जलोढ़ मिट्टी थी, और जो पैदावार था वो काफ़ी ज़्यादा होता था। तो इससे यहाँ के जो राजा था उसको कर भी बहुत ज़्यादा मिलता था, जिससे राजा अपनी सेनाओं तथा साम्राज्य विस्तार पर खर्च करता था। और इस प्रकार राजा की आर्थिक स्थिति यहाँ बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए साम्राज्य सभी महाजनपदों में सबसे जो ताकतवर साम्राज्य था वह था मगध साम्राज्य। इसके अलावा जो दक्षिण बिहार में गया के घने जंगलों से काफ़ी ज़्यादा इमारती लकड़ी और सेना के लिए हाथी प्राप्त होते थे। तो यह भी एक कारण था जिससे कि मगध जो था वह काफ़ी ताकतवर साम्राज्य था। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो पहला प्रश्न है वह है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर होगा बिंबिसार, जो कि 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक मगध पे शासन करता है, और यह हर्यक वंश की स्थापना करता है। हालांकि अगर महाभारत और पुराणों की बात करें तो उसमें लिखा है कि जो मगध के प्रथम जो राजवंश की स्थापना की थी वह बृहद्रथ ने की थी, जिसकी राजधानी राजगिरी थी। और महाभारत में बृहद्रथ का बेटा जरासंध का भी उल्लेख है, जो कि भीम के साथ मल्लयुद्ध में मारा जाता है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को श्रेणी कहा जाता है। तो बिंबिसार, जो कि हमें जैन साहित्य से प्राप्त होता है कि इसको श्रेणिक भी कहा गया है उसमें। अगला प्रश्न है मगध के किस प्रारंभिक शासन ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी इसी कारण उस मारा गया। तो जो बिंबिसार का जो लड़का था अजातशत्रु, उसने बिंबिसार जो कि इसके पिता थे इनकी हत्या कर वह मगध का दूसरा शासक बनता है, और वह 32 सालों तक शासन करता है, 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक। अगला है हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। तो अजातशत्रु को ही कुणिक कहा जाता था। अगला प्रश्न है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो इसका सही जो आंसर होगा वह राजगिरी होगी। राजगिरी जो कि सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थी, और जो राजगिरी थी वह पहाड़ियों से घिरी हुई थी और शत्रुओं से पूरी तरीके से सुरक्षित थी। तो इसीलिए जो मगध की जो प्रारंभिक जो राजधानी थी वह राजगिर थी। अगला प्रश्न है गंगा एवं सोम नदियों के जो संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना किस शासक ने की। तो ये उदयन ने की थी। उदयन कौन था। तो जो उदयन था वह अजातशत्रु का लड़का था, और यह 461 ईसा पूर्व से लेकर 445 ईसा पूर्व तक मगध पे शासन करता है। अगला प्रश्न है किस वंश को पितृहत्ता वंश कहा जाता है। पितृ माने पिता और हंता मतलब मारने वाला, यानी कि पिता को मारने वाला वंश किसे कहा गया है। तो हर्यक वंश, क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं अजातशत्रु जो कि अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर शासक बनता है, और अजातशत्रु का लड़का जो उदयन था यह अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर अगला शासक बनता है। अगला प्रश्न है जीवक नामक वैद्य किसके दरबार में थे। तो इसका सही आंसर होगा जो जीवक थे वह बिंबिसार के दरबार में थे। और एक बार क्या होता है कि जो अवंती के राजा थे, जो कि बिंबिसार के जो मित्र थे, राजा चंडप्रद्योत को जब पीलिया रोग हुआ था तब उन्होंने बिंबिसार से वैद्य जीवक को भेजने की आग्रह किया था। अगला प्रश्न है किस मगध सम्राट ने अंग का विलय कर अपने राज्य में कर लिया था। तो अपने राज्य में जो अंग का विलय किया था वह था बिंबिसार। अगला प्रश्न है काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया था, काशी और वज्जिक के साथ यह 16 साल तक संघर्ष ये करता रहा, और अंततः दोनों महाजनपदों को जीतकर इसने मगध साम्राज्य का अंग बना लिया। वज्जी जो कि 8 राज्यों का संघ था, और उसकी सबसे बड़ी ताकत थी कि उनमें एकता थी। किंतु अजातशत्रु के कूटनीतिक मित्र और मंत्री बस्कार ने सबसे पहले उनमें आपस में फूट डाला, जिससे कि वे कमजोर हो गए। और दूसरा जो कारण था वो था अजातशत्रु के पास 2 ऐसे यंत्र थे। एक था महाशिला कंटक जो कि पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र था, और दूसरा था रथ मुसल।
यह रथ में गदा जैसा हथियार होता था जिससे कि एक साथ कई सैनिकों को मारा जा सकता था। इस प्रकार अजातशत्रु ने इन 2 महाजनपदों को जीता और मगध साम्राज्य में मिलाया। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। जो अंगुत्तर निकाय है यह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और जो भगवती सूत्र है यह जैन धर्म से रिलेटेड है। अगला जो प्रश्न है वह है प्रथम बौद्ध संगति कब और किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 483 ईसा पूर्व में और अजातशत्रु के समय जो हुई थी प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद से जो प्रथम बौद्ध संगति होती है वह राजगीर में होती है और जो इसके अध्यक्ष थे वह महाकश्यप थे और इसमें बुद्ध के उपदेशों को सूत पिटक और बीनक पिटक में अलग अलग संकलित किया गया है। अगला जो प्रश्न है वह है हर्यक वंश के अंतिम शासक का क्या नाम है? तो इसका सही जो आंसर होगा वह होता है नागदशक। नागदशक जो कि हर्यक वंश के अंतिम शासक होते हैं और शासन व्यवस्था इनमें अच्छी नहीं थी, इसी वजह से जनता में अव्यवस्था फैलने लगी थी और अंततः इनके जो अमात्य थे प्रधानमंत्री शिशुनाग वह इनकी हत्या कर देते हैं और मगध पे हर्यक वंश का समाप्ति हो जाता है और एक नया वंश स्थापित होता है, वह होता है शिशुनाग वंश। अगला प्रश्न है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लिच्छवियों के द्वारा वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया जाता है। विश्व को सर्वप्रथम गणतंत्र का ज्ञान कराने वाला स्थान वैशाली ही है और आज वैश्विक स्तर पर हम जिस लोकशाही को हम जो अपना रहे हैं वह यहाँ के लिच्छवी शासकों की ही देन है। अगला जो है शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो हम पहले जो देखते हैं कि जब हर्यक वंश की स्थापना होती है तो बिंदुसार और अजातशत्रु इन दोनों की जो राजधानी थी वह राजगीर थी, जबकि अजातशत्रु का लड़का जो था उदय वो राजधानी चेंज करके पाटलिपुत्र ले जाता है। जबकि हम देखते हैं जब शिशुनाग वंश की स्थापना होती है तो राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली आ जाती है। अगला जो प्रश्न है वह होता है दूसरी बौद्ध संगति कब और किसके शासनकाल में हुई? तो इसका सही आंसर होगा 383 ईसा पूर्व काला अशोक के समय, यानी कि पूरे 100 साल के बाद से दूसरा बौद्ध संगति होती है और काला अशोक जो कि शिशुनाग वंश का जो दूसरा शासक था और यह शिशुनाग का जो पुत्र था, तो इसके शासनकाल के समय जो दूसरी बौद्ध संगति होती है इसके अध्यक्ष सुबुकामी होते हैं और यह वैशाली में की जाती है। अगला प्रश्न है शिशुनाग वंश के किस शासक ने वैशाली के स्थान पे पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका सही आंसर है काला अशोक, जो कि वैशाली से अपनी राजधानी या पुनः पाटलिपुत्र ले जाता है। अगला प्रश्न है मगध के किस राजा को काकड़ों नाम से भी जानते हैं? तो इसका सही आंसर है काला अशोक, जिसको हम काकड़ों नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है महाजनपद काल में गृहपति का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर होगा धनी किसान। गृहपति आप घर का स्वामी मत समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो पहला जो विदेशी आक्रमण था वह ईरानियों द्वारा किया गया और डेरियस प्रथम, जिसको हम दारा प्रथम भी कहते हैं, इसने 516 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के तटवर्तीय भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया था। अगला जो प्रश्न है महाजनपद काल में उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है अवंती। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वह उज्जैन थी तथा दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी वह महिष्मती थी और यह वर्तमान के मध्य प्रदेश का जो है वह मालवा का क्षेत्र है। अगला जो प्रश्न है मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर है मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी वह विराटनगर थी और यह वर्तमान में राजस्थान के जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है। अगला जो प्रश्न है दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद का क्या नाम था? तो उसका नाम था अश्म। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जिसकी राजधानी कोटली या फिर पोतन हुआ करती थी और इसके जो संस्थापक थे वह इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने इसकी स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न है आधुनिक भारत के बाहर कौन से 2 महाजनपद थे? तो गांधार और कंबोज। और यह जो दोनों होते हैं गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला और जो कंबोज जिसकी राजधानी राजपुर या फिर हाटक, और यह वर्तमान के पाकिस्तान क्षेत्र में है। महाजनपदों की संख्या 16 होती है जिसमें से जो 14 महाजनपद है वो वर्तमान के भारत में ही होते हैं जबकि 2 भारत से बाहर के थे। और जो अंतिम जो प्रश्न है वह है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग का जो अंतिम शासक था वह था नंदीवर्धन। तो इस तरह से महाजनपद काल के फर्स्ट पार्ट में इतना ही। फिर इसके सेकंड पार्ट में हम इसके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इससे पहले प्राचीन इतिहास के 3 वीडियो और जीके ट्रिक का 1 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक इन वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें और डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियो का लिंक दे दिया गया है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।